जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और काफ़ी मेहनत किया जाता है इसके लिए। तो सीरीज़ अच्छा लगना बनता भी है। लेकिन मैं क्योंकि बार बार आप लोग बोलते हैं इस चीज़ के लिए, तो मुझे भी लगता है कि आप लोग सोचते होंगे सर हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, सर तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। आप लोग बोलते हैं सर क्लास 1 घंटे की कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। किसी भी टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि अगर कोई स्टूडेंट बोलता है आप अपनी क्लास बढ़ा दीजिए टाइमिंग। इसका मतलब है कि बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है, तभी टाइमिंग बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक। तो अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होती है। लेकिन आप एक समझिए, एक मेरी लिमिटेशंस है कुछ, इस बात को समझिए आप। कि जैसे ये ऐतिहासिक पुस्तक है, मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि मैं ये टॉपिक, इस टॉपिक से मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया कि इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। अब आप समझिए, आप पूरी बुक छान मारिए, पूरा यूट्यूब छान मारिए, पूरा मतलब पीडीएफ छान मारिए, अगर कोई टेलीग्राम पे है तो इस तरह की चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं। और इसका मतलब क्या, ये मैं अपना घमंड नहीं दिखा रहा हूँ कि मिलेगी नहीं, ये मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ऐसे पकड़ा, कट मारा और यहाँ ला के मैं पेस्ट मार दिया। अगर ये चीज़ होती कि जैसे किसी बुक में कोई टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से मैंने कट किया कोई चीज़ और ले आकर के यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया, तो मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं 20 पेज का नोट्स बना लूँ और 1 घंटे में उसको पढ़ाऊँ धीरे धीरे, समझा समझा करके। गूगल से जो है वो मैप डाउनलोड करूँ, यहाँ ला के पेस्ट कर दूँ, समझाऊँ 1.5 घंटा बैठ करके उसको। तो ये तब मेरे लिए आसान हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, पहले बुक ढूंढता हूँ जहाँ पे ये मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जहाँ से आप लोगों को मिल जाएं, फिर वहाँ से कंटेंट निकालता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, उसको टाइप करवाता हूँ 40 क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस सेट करके देता हूँ। आंसर्स ना गलत हो वो दोबारा मतलब चेक किया जाता है उनको, कि कहीं अगर एक क्वेश्चन का आंसर 2 बार हो जाएगा या गलत हो जाएगा तो कमेंट आप लोग भर डालेंगे कि सर एक ही क्वेश्चन का आंसर दो दो बार दे दिए, कन्फ्यूजन हो रहा है सर, कहीं यही वाला प्रश्न आ गया एग्जाम में, मेरा एक ही नंबर से सिलेक्शन रुक गया तब। तो फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, इन 40 प्रश्नों को बनाने में, टाइप करवाने में, उसको फिर से चेक करने में, कोई स्पेलिंग एरर ना हो, ये सब देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए लिमिटेशंस है थोड़ी मेरी भी, कि आप 40-50 प्रश्न एक टॉपिक से कर लेते हैं, बहुत है यार। मतलब आप अगर लगभग 50 टॉपिक अब तक हो चुके हैं और एग्जाम जाते जाते तक हम 60 टॉपिक का वादा किए थे आपसे आरओ तक में, तो आरओ तक में तो नहीं कंप्लीट हो पाया था 60 टॉपिक, लेकिन पीसीएस तक में 80+ टॉपिक हो जाएंगे। यहाँ से आपको कम से कम तो मिनिमम, मैं खुद बोल रहा हूँ, कम से कम मिनिमम आपको 20+ क्वेश्चन इस सीरीज से मिलेंगे, नए वाले, वो भी नए वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस रिपीटेड प्लस करंट, एंड यू आर डन विद योर प्रीलिम्स। तो जितना कराया जा रहा है आप उतना ही कर लीजिए। इन्हीं 40 प्रश्नों का आप नोट बना लीजिए, उनको याद कीजिए। अभी देखिए 1 पेज का नोट्स हो जाएगा, अभी आपका भर जाएगा आपका नोट्स। तो अगर 80 पेज के यही नोट्स हो जाएंगे, 80 पेज से प्लस ही आपके नोट्स बनेंगे। आप 40 प्रश्न 1 पेज में हटा नहीं पाएंगे। तो 80+ पेजेस के आपके क्या होंगे, नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक, उनको आप रिवाइज कीजिए, उनको उनको ही पूरा याद कर लिए, थोड़ा ही कंटेंट याद कीजिए, कायदे से याद कीजिए, ताकि एलिमिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन हो। ठीक ना। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं आप, तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न स्टार्ट किया जाए। अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? अब अभी 2023-24 में 23 में प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। ठीक, तो यानी पुराण जो है वो यूपीपीसीएस की जो भी पेपर सेटर हैं उनके दिमाग में है, तो हो सकता है पूछ दें। हो सकता है उनको टॉपिक दिया जाएगा कि एक प्रश्न पुराण से जो है, एक बार गलती हो जाती है तो जो है पुराण से आपका क्या होना चाहिए, एक प्रश्न होना ही होना चाहिए, ऐसे दे दे टॉपिक पुराण। अब वो वहां से उठा लिए वो प्रश्न कि अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं। तो अब आप बताइए कि आप क्या बता पाते वहां पे, कि प्राकृत है, या फिर सरल संस्कृत श्लोक में, या अपभ्रंश, या फिर पाली, किस में लिखे गए हैं? तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। क्षत्रिय और वैश्य को, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, स्त्रियों और शूद्रों को, या केवल शूद्रों को? तो स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने की
अनुमति जो है वो नहीं थी। पुराणों का पाठ कहाँ से लिया जाता था? ठीक है, राजमहल में, विद्यालय में, मतलब पुराणों का जो पाठ है वो कहाँ किया जाता था, कहाँ पर? मंदिरों में या फिर सभा और भवन में किया जाता था? तो कहाँ पे किया जाता था? मंदिरों में किया जाता था। पुराणों का जो पाठ करता था उसको क्या कहते थे? पुराणों का जो पाठ करता था उसको व्यापारी, पुजारी कहते थे, शिष्य या फिर राजपुरोहित? क्या कहते थे? पुजारी। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? कौन सा पुराण है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण? मत्स्य पुराण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्व है? सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि की बात की जा रही है, तो कौन सा पुराण है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में किन किन का विवरण मिलता है? केवल धर्म का, राजतंत्र और कृषि का, केवल कृषि का या केवल व्यापार का? तो किसका मिलता है? राजतंत्र और कृषि का उल्लेख मिलता है अग्नि पुराण में। उपनिषदों की रचना कब की गई थी? पुराणों से पहले, पुराणों के बाद, पुराणों के साथ साथ या फिर गुप्त काल में? तो पुराणों से पहले की गई थी। जातक ग्रंथ में क्या वर्णित है? किस बात का उल्लेख है जातक ग्रंथ में? बुद्ध का उपदेश, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां, जैन धर्म का इतिहास दिया हो या फिर वैदिक ऋचाएं हैं इसमें? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी हुई। अब इस क्वेश्चन को हो सकता है उलट दे कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कहानियां वो किस में दी हुई हैं? जातक ग्रंथ में दी हुई हैं, या अग्नि पुराण में दिया हुआ है, या फिर मत्स्य पुराण में दिया हुआ है, या फिर जो है वो अंगुत्तर निकाय में दिया हुआ है? ठीक ना, तो ऐसे करके पूछ सकता है आपसे। या फिर क्वेश्चन को, ये बस कंटेंट याद कराने का आपका एक तरीका है बस मेरा, ठीक ना। ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूं। बस कंटेंट याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हो सकता है कि ऐसे दे दे कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, कथन ए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक ग्रंथों में या फिर कल्प सूत्र में वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कल्प सूत्र में वर्णित है, ठीक है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ये दूसरा हो गया। अब कथन ए सही है, कथन दो सही है, क्या दोनों की व्याख्या करते हैं? इस तरह से आएगा तो ये हो जाएगा कि कथन दो सही है, कथन एक नहीं सही है, या फिर जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर देगा, क्वेश्चन को कथन कारण में बता दिया, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे, कथन एक मतलब पॉइंट नंबर 1, जातक ग्रंथ में वर्णित कहानियां जो है वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों से संबंधित है। दूसरा, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और तीसरा दे दिया, बाबर ने भारत पर आक्रमण 1526 में किया। कथन एक सही है, कथन एक दो सही है, कथन एक दो तीन सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो सर यूपीएससी टाइप वाला पूछ दिया, आप तो वन लाइनर। अरे भाई, तो मैं वन लाइनर पढ़ा तो तथ्य याद करो ना। अब वो तथ्य को जब 5-5 तथ्य देके एक साथ पूछे, उससे आपसे क्या मतलब? अगर पांचों याद रहेगा तो पांचों हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे हलवा टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं खुद ही बता रहा हूँ। कोई ये कंटेंट, हाँ, कि मतलब आपके दिमाग में एक बार जाके चीजें कि जातक ग्रंथ में क्या है, बुद्ध का उपदेश नहीं है, जैन धर्म का इतिहास नहीं है, इसमें बुद्ध से संबंधित ही कुछ है, तो क्या है? पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो एक बार दिमाग में आपकी ये बैठ गई बात, तो अब वो चाहे सेंटेंस में दें, चाहे वो कथन कारण में दें, चाहे वो जैसे मन करे वैसे पूछें, ठीक ना। जैसे, हालांकि आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं समझा ज़्यादा रहा हूँ, पढ़ा कम रहा हूँ, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप लोग चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को लगेगा क्लास पे अर्थ है, कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो समझिए, ईंट होते हैं ना, ईंट, ब्रिक जिसको आप बोलते हैं, ब्रिक जिसको बोलते हैं, इस ईंट से अब आप कहेंगे कि सर ईंट का कैसे बनेगा घर, ये तो बड़ा छोटा है। तो ईंट को ही जोड़ जोड़ के घर बनता है। अब आप कहेंगे सर घर बनता है इसका, तो हम महल कैसे बनवाएं? ईंट का ही महल भी बनता है, ईंट का ही जो है पार्लियामेंट भी बना हुआ, ईंट का ही जो है किचन बनेगा, ईंट का ही वॉशरूम बनेगा, ठीक। तो उसी लकड़ी से जंगला भी बन जाता है, उसी लकड़ी से दरवाजा भी बन जाता है, उसी लकड़ी से कई लोग गेट भी बनवा देते हैं। तो आपके पास ये ईंट है, ये जो है ना, ये आपके पास ईंट है। अब आप इससे चाहे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन इसे सही कर लें, या कथन कारण वाले सही कर लें,
क्या है मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है उनको सही कर लें आप, जिसको सही कर लें। ये मैंने आपको ईट प्रोवाइड कर दिया, इससे जिस तरह से वो पूछेंगे उस तरह से आप आंसर कर दीजिएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, चचनामा या फिर गर्गी संहिता। तो किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। जैसे कथन 2, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास अष्टाध्यायी से ज्ञात होता है और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। जैसे पूछे तो कथन 1 सही है, 2 सही है, तो 2 सही है, 1 गलत मान लेंगे तुरंत और आगे बढ़ेंगे जहां भी विकल्प में दिए गए ABCD। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? पाणिनि, भद्रबाहु, पतंजलि, कल्हड़। कल्हड़ थे, ठीक है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। किसने की थी? सॉरी, ये कहीं से मतलब मैंने याद कर लिया था, तो माफ कीजिएगा। कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। वो मैंने गलती से कहीं रटा हुआ था, इसे ह्यूमन एरर है, एग्जाम में भी आता तो गलत हो जाता है। चलिए, अच्छी बात है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य या फिर कल्हड़। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी हुई है? चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और चाणक्य का असली अन्य नाम कौन सा नहीं था? तो कौटिल्य तो था, विष्णुगुप्त तो था, चाणक्य तो था, भद्रबाहु नहीं था इनका नाम, तो सी होना चाहिए, भद्रबाहु। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 10, 12, 15, 18। तो कितने हैं? 18 अधिकरण, सॉरी 15। 15 कितने अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में? 15 अधिकरण हैं। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण है। मैं जानबूझ के नहीं पढ़ के आता हूँ, वरना मेरे पास विकल्प रहता है, क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, तो मैं चाहूँ तो पढ़ के आऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, अगर क्वेश्चन गलत होने की प्रवृत्ति तो मेरे से भी हो, आप एटलीस्ट उससे सीखिए। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मेरे से गलत नहीं होगा। तो अगर आपसे आपको भी नहीं आ रहा, आपका भी गलत हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन नोट कर लूंगा ऊपर वाला, ये तो गलती से मतलब निकल गया, ये मुझे याद था, लेकिन ये वाला जो है क्वेश्चन अब मैं नोट करूंगा कि मुझसे गलत हो गया था ये, ठीक ना। अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण हैं? अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण हैं? तो 180 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं? 180। अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है? धर्म ग्रंथ है, विधि ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ है या फिर व्याकरण ग्रंथ है? तो धर्म ग्रंथ तो नहीं है, विधि ग्रंथ हो सकता है, साहित्यिक ग्रंथ तो है नहीं, व्याकरण तो है नहीं, तो विधि ग्रंथ इसका उत्तर होगा। अर्थशास्त्र से किस काल का इतिहास ज्ञात होता है? मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, वैदिक कालीन, मध्यकालीन। तो मौर्यकालीन होता है। कौन सा? मौर्यकालीन। अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया है? श्याम शास्त्री या फिर मिर्जा कालिग्वेज। अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया है? श्याम शास्त्री नहीं किया है। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किसने किया है? किसने किया है? कल्हड़ ने किया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? उसका क्या नाम है? कल्पसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टध्यायी या चचनामा। तो राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? इसमें जो है कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास नहीं है, कश्मीर की संस्कृति नहीं है, इसमें क्या है? राजाओं से संबंधित नदियों का जो है इसमें उल्लेख है। ये राज इसको छोड़ दीजिएगा, मैं दूसरी बार अगली क्लास में इसको कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं राजतरंगिणी में? 8। राजतरंगिणी के सर्ग को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। राजतरंगिणी में किस काल तक का वर्णन है? किस काल तक का वर्णन है? 12वीं सदी तक का। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? चचनामा के नाम से। चचनामा या फिर फतेहनामा।
चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? श्याम शास्त्री, मिर्जा कालिचबेग, अली बिन अबू बकर कूफी या फिर पतंजलि? तो किसने? अली बिन अबू बुकर बकर कूफी। गजब है भाई, इतना बड़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी। फिर ये जो कूफी ने चचनामा का अनुवाद कब किया था? तो कब किया था? 1226 में। अली बकर कूफी ने चचनामा का अनुवाद किसके शासनकाल में किया था? किसके शासनकाल में किया था? नसीरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में। ठीक ना। इन्होंने चचनामा का अनुवाद किन भाषाओं में किया था? फारसी, संस्कृत, अनुवाद अंग्रेजी, सिंधी, अंग्रेजी पाली या फिर हिंदी उर्दू? तो अंग्रेजी और सिंधी में। कालिचबेग ने चचनामा का अनुवाद कब किया था? 1900 में। अच्छा, ये कूफी ने किया था चचनामा का अनुवाद 1226 में। ठीक ना। और फिर इन्होंने कब किया था? मिर्जा कालिगबेज ने 1900 में। ये एक तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत करता है ये, इसको भी छोड़ दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी अष्टाध्यायी? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किस विषय की प्रथम पुस्तक है? गणित, राजनीति, संस्कृत, व्याकरण और ज्योतिष? तो किसकी है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी से किस काल का इतिहास ज्ञात होता है? अष्टाध्यायी से मौर्यों के पहले का इतिहास। अष्टाध्यायी से किस युग की राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है? ठीक ना, मौर्य युग की। ठीक ना। तो अष्टाध्यायी से किस काल का इतिहास ज्ञात होता है? मौर्यों के पहले का। और किस युग की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य युग की। ठीक ना। यानी कि मौर्यों के पहले से लेकर के मौर्य युग तक की, लेकिन फिर गुप्त काल, वैदिक काल, मध्यकाल, इनकी जानकारी जो इससे नहीं प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में कौन सा शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ है? लिपि। लिपि शब्द। गर्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। गर्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है, राजनीतिक, व्याकरण या फिर साहित्यिक ग्रंथ है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो जो जो प्रश्न आपको नहीं आए उनका आप जो है नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं तो कहूँगा सारे का नोट्स बना लीजिए और इनको जा करके एक बार जो है परीक्षा के पहले जब जाइए तो हॉल में जाने के पहले फटाफट इनका रिवीजन कर लीजिए। ठीक, तो बताइएगा क्लास आज की कैसी थी। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना भी ध्यान रखें और पढ़ाई का भी ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।